दोस्तों नमस्कार। हिंदी का एक मुहावरा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मोदी के हालात इन दिनों कुछ ऐसे ही हैं। पहले चरण के बाद तो ऐसे लगा जैसे ज्वर का ताप उनको चढ़ गया हो। हाथ कांप रहे हैं, आवाज लड़खड़ा रही है, होंठ लरज रहे हैं, पेशानी पर बल है और गरजने की कोशिश तो ऐसे कर रहे हैं जैसे किसी ने पीछे से उनके ऊपर बोझ रख दिया गया। और ये बोझ है किस चीज का? दरअसल हार से बड़ा बोझ कोई नहीं होता। हालांकि हिंदी पट्टी में एक दूसरा मुहावरा है कि बेटे की लाश जब बाप के कंधे पर होती है तो उससे बड़ा बोझ दुनिया का कोई बोझ नहीं होता। लेकिन राजनीति में पराजय का बोझ सबसे बड़ा होता है। और एक ऐसा शख्स जिसने अपने आप को तानाशाह में तब्दील कर लिया हो, जिसने हारना ना सीखा हो, जो किसी भी कीमत पर सत्ता को अपने पैरों की जूती मानता हो, जिसने लोगों की स्वतंत्रता को कुचल दिया हो, अभिव्यक्ति की आजादी को दरकिनार कर दिया हो, ऐसा शख्स जो रात दिन विपक्ष को कोसता ही नहीं है, उसे धकिया करके 4 कोस पीछे ले जाना चाहता है, जो विपक्ष को जरा भी नहीं देखना चाहता, वो शख्स कैसे हार को स्वीकार कर सकता है? ये तीसरा टर्म मोदी का हो सकता है और इसी मंसूबे पर वो चुनाव मैदान में उतरे थे। लेकिन जनवरी में ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे नरेंद्र मोदी। ऐसा लग रहा था कि चुनाव तो उनकी मुट्ठी में है। जब थोड़ा सा उनकी मुट्ठी से रेत के मानिंद चुनाव धीरे धीरे निकल रहा था, खिसक रहा था, तो उन्होंने अपनी एजेंसियों का हमला शुरू करवाया था। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के जरिए राहुल गांधी से लेकर के हेमंत सोरेन तक, अरविंद केजरीवाल से लेकर के और एमके स्टालिन तक, चारों तरफ ममता बनर्जी से लेकर के संजय सिंह तक, अखिलेश यादव, मायावती से लेकर के तमाम इस देश के विपक्ष के नेताओं पर जैसे चाबुक धीरे धीरे चलाया जा रहा था, कहीं घोषित रूप से तो कहीं अघोषित रूप से। लेकिन जब वक्त का झटका लगता है, जब लोगों की निगाहें बदल जाती हैं, तो बड़े से बड़ा तानाशाह भी धूल चाटने लगता है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा से लेकर के अलीगढ़ तक क्यों बौखलाए हुए हैं, इसकी मैं पड़ताल इस वीडियो में करूंगा। बहुत संक्षेप में करूंगा, आप थोड़ा सा धैर्य के साथ इस वीडियो को देखिएगा और मैं उस मुद्दे पर जाऊंगा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो, जिस पर नरेंद्र मोदी से लेकर के योगी आदित्यनाथ और आज तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने जमकर के उस पर प्रहार किया है। ऐसा क्या है कांग्रेस की पोटली में कि नरेंद्र मोदी को उसे कहना पड़ा कि ये मुस्लिम लीग की छाप इस पर दिखाई पड़ती है। और कल तो उनका जो वीडियो वायरल हो रहा था, शायद आपने इतना नफरत भरा बयान नरेंद्र मोदी का न सुना हो। इसके पहले भी उन्होंने बड़े बड़े भाषण दिए हैं और भी तमाम नेताओं ने नफरत भरे भाषण दिए हैं। कपड़ों से पहचानने से लेकर के और शाहीन बाग में करंट दौड़ाने तक की बात की गई हो, लेकिन बांसवाड़ा में तो नरेंद्र मोदी ने हद ही कर दी जब उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गलत कोट किया, जब उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को गलत तरीके से
उद्धृत किया। वो कहते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो संपत्ति की जांच का ब्यौरा देने की बात कही गई है, सिर्फ कास्ट सेंसस नहीं, संपत्ति का भी एक तरह से सेंसस होगा, गणना होगी। दरअसल इस साल जो रिपोर्ट आई है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि औपनिवेशिक भारत में भी इतनी असमानता नहीं थी जितनी इस वक्त है। राहुल गांधी जिसे आंकड़ों में उद्धृत करते हैं कि देश के 22 लोगों के पास इतनी संपत्ति है जितना इस देश के 70 करोड़ लोगों के पास है, और देश के 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी प्रतिदिन की आमदनी केवल 100 रुपए है। राहुल गांधी पिछले 2 साल से लगातार हम दो हमारे दो की बात करते आ रहे हैं, और आज तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 2 टूक कह दिया कि 2 लोग इस देश को खरीदने वाले हैं और 2 बेचने वाले हैं। लिथियम, जमीन के नीचे का लिथियम से लेकर के अभ्रक तक, हवाई अड्डों से लेकर के रेलवे के प्लेटफॉर्म तक, कोयले की खदान से लेकर के और वो समुद्र के किनारे के पोर्ट तक, सब अडानी के पॉकेट में समा गए। जो अडानी 2014 में 600 से ज्यादा रैंक वाले विश्व के अरबपति थे, वो 2020-21 तक आते आते दुनिया के दूसरे नंबर के अरबपति हो गए। वो तो शुक्र है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, उसमें जो घपले और घोटाले के आरोप लगे, शेयर मार्केट में अडानी का जो वेल्थ थी, उसकी जो कीमत थी वो गिरती चली गई। अदरवाइज अडानी साहब को तो वो विश्वगुरु बना सकते थे, शायद इसी जुगाड़ में थे। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं अपने उस मैनिफेस्टो में कि हम संपत्ति की भी जांच करेंगे कि अडानी के पास कितना है। और दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलूं, इंदिरा गांधी ने जिस तरह से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, उन्होंने जो जमीनों के पट्टे भूमिहीन दलितों और आदिवासियों को दिए थे, वो क्या था? ऐसी जमीनें जो लोगों के पास आधिक्य में थीं, उनसे ली गई थी जमीनें जिन पर कब्जा थे दबंगों के, सामंतों के। उन जमीनों को वापस कराया गया, खाली कराया गया और बांटा गया गरीबों में, वंचितों में, दलितों में, आदिवासियों में, अति पिछड़ों में। और उसी समय बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जमींदारी उन्मूलन भी हुआ। तो एक बड़ा समाजवादी सिद्धांत, समाजवादी मूल्य स्थापित किया था इंदिरा गांधी ने। और राहुल गांधी पिछले 10 साल से ये बात कहते आ रहे हैं कि अब पूंजीवाद की म्याद खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। इस समय समाजवाद की जरूरत है। तो देश में संपत्ति का विवरण निकालना ये जरूरी है कि ताकि समाजवादी समाज की स्थापना की जा सके। ये ख्वाब नेहरू का था, गांधी का था, लोहिया का था, यहां तक कि डॉक्टर अंबेडकर का था और हमारे शहीद भगत सिंह का भी था। क्या वो गुनाह है? लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उस मुद्दे को हिंदू मुसलमान में तब्दील किया, ऐसा लगता है कि जैसे नरेंद्र मोदी चाहे प्रधानमंत्री हो या पहले मुख्यमंत्री रहे हो, उनके दिमाग के एक कोने में वो जो मुस्लिम फोबिया है या जो पॉलिटिक्स का मुस्लिम फोबिया है, वो एक कोने में जगह बनाए रखता है और वो गाहे बगाहे सामने आता है जब वो ये कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, और ये बिल्कुल झूठ है, उन्होंने तो कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक इस देश के दलितों का, आदिवासियों का और जो गरीब मुसलमान है, सच्चर कमेटी के संदर्भ में उन्होंने बात कही थी।
तो जो कमजोर है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो मुस्लिम पसमानदा कमजोर है, उसका सशक्तिकरण करने के लिए अगर संसाधनों का इस्तेमाल हो तो इसमें बुरा क्या है। लेकिन केवल एक शब्द को पकड़ा गया कि मुसलमानों का, इसको काट करके पेश किया गया। ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी के उस बयान को किया गया था कि इधर से आलू डालिए उधर से सोना निकलेगा। असल बात तो नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी ऐसे जादूगरी सिखाते हैं, और इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने वही किया है। लोगों के हाथ से कबूतर उड़ गए, गरीबों की संपत्तियां छिन गई, नौकरियां चली गई, पेंशन चली गई, सुख चैन चला गया। और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि माताएं बहनों का ये मंगल सूत्र भी छीन लेंगे। तो शर्म नहीं आती? मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि जिस व्यक्ति के अल्फाजों को मैं उद्धृत कर रहा हूं वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है। ये अफसोसनाक है। और वो जिस तरह से नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि महिलाओं के मंगल सूत्र भी नहीं बचने देंगे, इससे ज्यादा इस देश में नफरत नहीं की जा सकती। तो क्या नरेंद्र मोदी के ये हार का जो खौफ है, जो बोझ है, वो अब नरेंद्र मोदी को ये सब कहने के लिए मजबूर कर रहा है? लेकिन क्या ये कह करके नरेंद्र मोदी बच जाएंगे? ये जो सन्नाटा है, नरेंद्र मोदी ने जो भी कहा कहीं कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई, ना हिंदुओं में ना मुसलमानों में। जवाब दिया लोगों ने अपने तई, तमाम पत्रकारों ने, कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने। और सिर्फ यही नहीं, आजकल तो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का जमाना है। दुनिया के दूसरे कोनों से भी इस बात को उद्धृत करके नरेंद्र मोदी को कोट किया जा रहा है। आप कैसे इस देश पर, इस देश की सत्ता पर कैसे गर्व कर सकते हैं? इस देश के लोग, और कभी डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि किसी महानायक के चरणों में अपनी आजादी को इस तरह से समर्पित ना कर दें कि वो सारी संस्थाएं चौपट कर दे, सारी संस्थाएं बर्बाद कर दे। और इसीलिए हमें वॉच डॉग की तरह इस लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी। और आज लोग सन्नाटे में चुपचाप खामोशी से नरेंद्र मोदी का सत्ता पलटने के लिए पोलिंग बूथ तक जा रहे हैं। और यह खबर नरेंद्र मोदी को है, इसीलिए वो बौखलाहट और वो ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। शुक्रिया, धन्यवाद।